हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। अपने लास्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सेलरेशन के बारे में सब कुछ बता दिया था और आई होप आपको अच्छे से वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन। सो राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन। ठीक है ना, यानी मोशन का ग्राफिकल स्टडी ऑफ करना है। तो चलिए देखते हैं ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन में अपने को क्या क्या पढ़ना है। डिफरेंट तरह के ग्राफ के बारे में अपने को पढ़ना होगा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बच्चों हम किससे, पोजीशन टाइम ग्राफ से या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। तो सबसे पहला लिखेंगे क्या, पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके बच्चों, पोजीशन टाइम ग्राफ में जो सबसे पहला ग्राफ अपना है वो ऐसा है। हम वाई एक्सिस पे बच्चों पोजीशन दिखा रहे हैं एंड एक्स एक्सिस पे टाइम दिखा रहे हैं। टाइम को हम टी से डिनोट कर रहे हैं, पोजीशन को हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और मान लीजिए अपना ग्राफ ऐसा है। अगर इस तरह का ग्राफ है तो इस ग्राफ को देख के हम क्या बोल सकते हैं, इस ग्राफ को देख के हम बोल सकते हैं कि टाइम तो पास हो रहा है एट t1। यहां पे मान लीजिए टाइम t1 था, ये वाला टाइम t2 था, ये वाला टाइम t3 था, ये वाला टाइम t4 था। तो टाइम तो पास हो रहा है, लेकिन t1 पे पोजीशन जो था वही पोजीशन t2 पे भी है, वही पोजीशन t3 पे भी है और वही पोजीशन t4 पे भी है। ठीक है बच्चों, मतलब मान लीजिए कि दिस इज x इक्वल्स टू 5। अगर ये 5, मान लो ये 5 मीटर का पोजीशन है तो t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे भी 5 पे ही बॉडी, t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे भी बॉडी 5 पे ही है, t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे भी बॉडी 5 पे ही है, t इक्वल्स टू 4 सेकंड पे भी बॉडी 5 पे ही है। यानी बॉडी इज नॉट मूविंग, वो जहां है वहीं पे है, वो मूव नहीं कर रहा है। और मूव नहीं कर रहा है तो क्या है, रेस्ट में है। तो बॉडी इज एट रेस्ट। हम क्या बोल सकते हैं, बॉडी इज एट रेस्ट। इस वाले ग्राफ को बच्चों हम देख के बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए क्या यहाँ पे, ये जो था ये अगर पोजीशन 5 है, पोजीशन कितना है 5 है, x का वैल्यू कितना है 5 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 5। x इक्वल्स टू 5 कौन सा इक्वेशन है, 0 डिग्री इक्वेशन है। ठीक है ना, लास्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन कराया था ना कि 0 डिग्री इक्वेशन का जो होता है, ऐसे भी उसका डिफरेंशिएशन करने पे क्या आता है, 0 आता है। डिफरेंशिएशन एक बार करते हैं तो 0 आ रहा है, पोजीशन का डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 आ रहा है, dx बाई dt 0 आ रहा है, मतलब वेलोसिटी क्या है, 0 है। बॉडी ऐसे भी रेस्ट पे रहेगा तो उसका वेलोसिटी क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा ना, रेस्ट रहेगा वो वेलोसिटी 0 होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी इक्वल्स टू 0। ऑलरेडी बॉडी रेस्ट पे है तो वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। और इस वाले को क्या बोलेंगे, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, 0 डिग्री इक्वेशन, 0 डिग्री इक्वेशन है ये। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिए। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है ना, ये नोट देकर के लिख लीजिए, नोट स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, गिव्स वेलोसिटी। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं और क्वेश्चंस कराने हैं इस पे। अगले ग्राफ पे चलते हैं पहले। ओके बच्चों, मूविंग टुवर्ड्स आवर सेकेंड ग्राफ एंड दैट इज फिर से अपना y एक्सिस पे पोजीशन है विच इज डिनोटेड बाई x एंड x एक्सिस पे टाइम है एंड इट इज डिनोटेड बाई t बच्चों। और अपना ग्राफ जो है ना, वो ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन है, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है। तो जब ग्राफ बच्चों इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन होगा तो ध्यान रखिएगा
अपने को मालूम है स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। चलिए उस पर भी नहीं जाइए, दूसरे तरीका से देखते हैं। जो स्ट्रेट लाइन होता है ना बच्चों, स्ट्रेट लाइन उसका स्लोप कांस्टेंट होता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, नोट दे करके लिख लीजिए। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब चलिए स्लोप को आप एक अलग ढंग से भी समझा देता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे स्लोप का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि ये कोई कर्व है, ये कोई ग्राफ है, और इसका इस पॉइंट पे अपने को स्लोप निकालना है, ठीक है ना। तो स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां से हम टेंजेंट पास करेंगे, यहां से हम टेंजेंट पास करेंगे और चेक करेंगे कि वो टेंजेंट एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है ना। यहां से हमने टेंजेंट पास किया और चेक किया कि वो टेंजेंट एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, और जो भी एंगल वो बनाएगा उस एंगल के टेन थीटा के वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, टेन थीटा के वैल्यू को हम स्लोप बोलते हैं। टेन थीटा के वैल्यू को हम स्लोप बोलते हैं। इसको हम m से भी डिनोट करते हैं, और दिस इज इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा x, चेंज इन y बाई चेंज इन x के इक्वल भी ये होता है, ठीक है ना बच्चों। तो यहां पे मैं आपको लिखाया हूं कि स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। तो चलिए अब इसको समझते हैं। ये हुआ y एक्सिस, ये हुआ x एक्सिस, और ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है। तो डिफरेंट पॉइंट पे मान लीजिए हमने 4 पॉइंट सिलेक्ट किया। अगर यहां पे टेंजेंट बनाएंगे तो टेंजेंट वहीं रहेगा, यहां वाला टेंजेंट भी वहीं रहेगा, यहां वाला टेंजेंट भी वहीं रहेगा, यहां वाला भी टेंजेंट वहीं रहेगा। यानी इन चारों पॉइंट जो टेंजेंट होंगे बच्चों, वो एक ही एंगल बनाएंगे ना। अब एक ही एंगल बनाएंगे तो टेन थीटा 1, यहां का टेंजेंट कितना हो गया, टेन थीटा, यहां का भी टेन थीटा, यहां का भी टेन थीटा, यहां का भी टेन थीटा। यानी चारों जगह का स्लोप का वैल्यू क्या रहा है, इक्वल आ रहा है, m1, m2, m3, m4। तो हम क्या बोलेंगे, m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m3 इक्वल्स टू m4, सभी आपस में इक्वल हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे स्लोप क्या है, इक्वल है। यानी स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जबकि ये जो कर्व था, यहां पे जो कर्व था बच्चों, दिस वाज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं था। देखिए यहां का स्लोप एंगल थीटा आया है, जबकि यहां पे अगर हम स्लोप बनाएंगे तो यहां, इसके लिए यहां पे टेंजेंट पहले प्लॉट कीजिए। ये हो गया यहाँ का टेंजेंट। अब ये जो टेंजेंट है देखिए, दिस इज मेकिंग एंगल अनदर एंगल, ये थीटा 2 बना रहा है। जब ये दूसरा एंगल बना रहा है तो इसके टेन थीटा 2 का वैल्यू भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे अलग स्लोप आ रहा है और यहाँ पे अलग स्लोप आ रहा है। यानी हम बोल सकते हैं क्या कि कर्व वाला जब भी ग्राफ होगा, जब भी कर्व की बात होगी, तो इन केस ऑफ कर्व वी गेट डिफरेंट स्लोप एट डिफरेंट पॉइंट, वेयर एज इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन we get constant slope at every point। हर एक पॉइंट पे स्लोप का वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है बच्चों। तो चाहिए तो एक बार फिर से एक बार ध्यान से सुनिए। इन केस ऑफ कर्व, कर्व के केस में वी गेट डिफरेंट स्लोप एट डिफरेंट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे अपने को अलग अलग स्लोप मिलता है। वेयर एज इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन वी गेट कांस्टेंट स्लोप एट एवरी पॉइंट। हर एक पॉइंट पे अपने को स्लोप का वैल्यू मिलता है क्या, कांस्टेंट, फिक्स स्लोप का वैल्यू रहता है, ठीक है ना बच्चों। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, अलग से नोट करके बॉक्स में पुट कर दीजिएगा। ये मतलब अपने को ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है। अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर अटेंड किया होगा तो उसमें सभी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे फिर से मैं उसका एक बार रिवाइज करा दिया हूँ। एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चों याद रखना क्या, कि स्लोप ज्यादा होने का मतलब क्या होता है। अक्सर आपको ये कंफ्यूजन आ सकता है कि किसका स्लोप ज्यादा है, किसका स्लोप कम है। तो ये बहुत आसान है फाइंड करना। मान लो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। वी आर हैविंग दीज टू हॉरिजॉन्टल लाइंस। चलिए पहला हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, हॉरिजॉन्टल बन जाओ यार। दिस इज आवर फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज आवर सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो इनके बीच का जो गैप होगा, जो हाइट होगा, वो तो h होगा, वो तो फिक्स ही है। अब एक बच्चा a यहां से स्टार्ट करता है मूव करना,
और यहां पे पहुंचता है। ए से स्टार्ट कर रहा है और पॉइंट बी पे वो पहुंच रहा है। मान लीजिए ए से स्टार्ट किया और इस पॉइंट पे पहुंचा, इसका नाम हमने ए डैश दे दिया। दूसरा बच्चों बी से स्टार्ट किया और यहां पहुंचा बी डैश पे। तो यहां पे अपने पास दो स्ट्रेट लाइन आ रहे हैं। अब जिसका एंगल विथ हॉरिजॉन्टल ज्यादा होगा ना, उसका स्लोप ज्यादा होगा। पहली बात ध्यान रखना, जिसका एंगल विथ हॉरिजॉन्टल क्या होगा, ज्यादा होगा, उसका स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा। तो क्लियर दिख रहा है ये वाला जो लाइन है, इसका एंगल विथ हॉरिजॉन्टल क्या है, ज्यादा है इससे, तो इस वाले लाइन का स्लोप ज्यादा होगा, इसका स्लोप क्या होगा, कम होगा। दूसरा चेक करने का तरीका क्या बताता हूं कि यहां से आप एक वर्टिकल लाइन पुट कर दीजिए और देखिए कि सेम हाइट को, एच हाइट को चढ़ने के लिए इसने यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जबकि उसी हाइट को चढ़ने के लिए इसने बहुत कम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तब भी हम क्या बोलेंगे कि इसका स्लोप क्या है, ज्यादा है। एक तो सिंपल आप याद रखिए, जितना ही एंगल विथ हॉरिजॉन्टल होगा उतना ही स्लोप होगा, ठीक है ना। तो जैसे देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, स्लोप इंक्रीज हुआ, स्लोप और इंक्रीज हुआ। देखिए एंगल विथ हॉरिजॉन्टल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, स्लोप और इंक्रीज हुआ, स्लोप और इंक्रीज हुआ, स्लोप इनफाइनाइट चला गया। समझ में आ रहा है क्या? यानी हम वर्टिकल दीवार की बात करेंगे, वर्टिकल दीवार की, तो उसका स्लोप क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, बहुत ज्यादा स्लोप हो जाएगा। माउंटेन की बात करेंगे तो उसका स्लोप कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। जो हम ओवर ब्रिज होता है, जिसमें हम बाइक चलाते हैं, जिसमें हम कार चलाते हैं और आराम से उस पर चढ़ जाते हैं, उसका स्लोप होता है, लेकिन स्लोप उसका कम रहता है, ठीक है ना। अगर आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना हो तो कितना डिफिकल्टी हो जाएगी, क्यों? क्योंकि उसका स्लोप बहुत ज्यादा है। जबकि वहीं आपको अगर एक फ्लाईओवर पे चढ़ना हो तो आप आसानी से उस पर चढ़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि उसका स्लोप क्या है, कम है, ठीक है ना बच्चों। तो आई होप आपको अब स्लोप अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर, ये स्लोप की बातें हो गई, ये स्लोप की बातें हो गई। बहुत डिटेल में इसको मैं बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर में समझाया हूं, उसको जरूर विजिट कीजिए, उसको देखिए एक बार, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है वो देखिए कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या दे रहा है, वो वेलोसिटी दे रहा है। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या दे रहा है, वेलोसिटी दे रहा है। तो अब देखिए अभी तक हमने ये जो भी चीज रिवाइज किया है उसके हेल्प से यहाँ पे हम बात करते हैं। तो ये ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन अगर ग्राफ है तो यहाँ का स्लोप इक्वल्स टू यहाँ का स्लोप इक्वल्स टू यहाँ का स्लोप। इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप तो कांस्टेंट होगा, स्लोप कांस्टेंट होगा। एंड स्लोप क्या दे रहा है, तो स्लोप जो है ये कौन सा ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है ना, तो स्लोप बच्चों वेलोसिटी दे रहा है। तो पहला पॉइंट स्लोप इज कांस्टेंट, दूसरा पॉइंट स्लोप इज गिविंग वेलोसिटी, इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, तो वेलोसिटी का वैल्यू कांस्टेंट होगा। ओके बच्चों, तो इस वाले ग्राफ में हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट इन दिस केस आवर वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। अब अपने को मालूम है वेलोसिटी और कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, और वेलोसिटी चेंज किसके कारण होता है, तो एक्सेलरेशन के कारण होता है, और वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो ही नहीं रहा है, मतलब एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं है। तो इस वाले ग्राफ में दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0। तुम सब अलग पार्ट हो, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0। अगला पॉइंट मोशन, मोशन कैसा होगा, तो मोशन यूनिफॉर्म होगा। मोशन कैसा होगा बच्चों, तो मोशन यूनिफॉर्म होगा। क्यों यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं। अगर एक्सेलरेशन नहीं रहेगा मोशन यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन प्रेजेंट रहेगा मोशन नॉन यूनिफॉर्म, नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट, ठीक है। चाहे आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, चाहे वेरिएबल एक्सेलरेशन हो, अगर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है तो मोशन क्या रहेगा, मोशन नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं है, देयरफॉर दिस मोशन विल बी यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है बच्चों। अब देखो इस तरह के ग्राफ का इक्वेशन की बात करेंगे ना, तो ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन देता है, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन होता है, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। अब फर्स्ट डिग्री इक्वेशन क्या होगा, जैसे मान लो मैं लिखूं x इक्वल्स टू 5t + 9, ऐसा क्वेश्चन में कल आपको कराया था ना, तो इस वाले इक्वेशन को आप सोल्व करके भी देख सकते हैं। अगर मान लो इस पे बेस्ड इसका मैथमेटिकल इक्वेशन हम लिखें,
तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होता है बच्चों वो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन होता है। पोजीशन टाइम ग्राफ है ना, मतलब x और t का इक्वेशन लिखना है, तो x और t का फर्स्ट डिग्री इक्वेशन क्या हो गया 5t + 9। चलिए यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड कर लीजिए dx बाई dt, तो दिस विल बी इक्वल टू d बाई dt। x का वैल्यू कितना है 5t + 9 है। चलिए ब्रेक कर दिए, तो 5 बाहर आ जाओ, dt बाई dt प्लस d9 बाई dt, d9 बाई dt। तुम तो कांस्टेंट हो और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। अब ये हो गया 0, तो दिस विल बी इक्वल, ये कितना हो गया 5, dt बाई dt क्या हो जाएगा 1, यानी 5। वेलोसिटी का वैल्यू कितना आ गया 5, v इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना बच्चों, तो 5 मीटर पर सेकेंड क्या रहे कांस्टेंट टर्म आ रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड इज अ कांस्टेंट टर्म। आगे चलते हैं, एक स्टेप और आगे अगर चलेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। तो चलिए एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, तो d बाई dt, वेलोसिटी तुम कितना हो, तो वेलोसिटी बोला मैं 5 हूँ, बहुत बढ़िया। तुम तो कांस्टेंट हो और कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है डिफरेंशिएशन 0 होता है, मतलब एक्सेलरेशन बच्चों यहाँ क्या आ गया एक्सेलरेशन 0 आ गया। तो वहीं तो मैं लिखाया हूँ वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन 0। यानी अगर आप इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल मीनिंग आप समझना चाहते हैं तो इस ढंग से देख सकते हैं, ग्राफिकली आप समझना चाहते हैं तो इस ढंग से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझिए, वर्क कीजिए, आपको फायदा मिलेगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर थर्ड ग्राफ पे आते हैं। ओके बच्चों, आई होप आपने लिख लिया होगा। मूविंग टुवर्ड्स आवर थर्ड ग्राफ, थर्ड पोजीशन टाइम ग्राफ। इधर है टाइम, इधर क्या है टाइम, और इधर क्या है, इधर है पोजीशन x, t। एंड दिस टाइम बच्चों वी आर हैविंग अ सेकेंड डिग्री कर्व। ये जो कर्व है, ये कर्व कैसा है, दिस इज अ सेकेंड डिग्री कर्व। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऐसे हम देख के नहीं बता सकते हैं कौन सा कर्व सेकेंड डिग्री है, कौन सा थर्ड डिग्री है, ठीक है। लेकिन ऐसे यहां पे मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है दिस इज अ सेकेंड डिग्री कर्व, सेकेंड डिग्री कर्व। तो यहां बच्चों अगर हम बात करते हैं दो पॉइंट पे, मान लो ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, हम इन दोनों पॉइंट पे स्लोप फाइंड करते हैं। तो यहां पे स्लोप फाइंड करने के लिए हमने यहां पे टेंजेंट बनाया, यहां पे हमने क्या किया टेंजेंट बनाया, और वो टेंजेंट θ1 एंगल बना रहा है। सिमिलरली यहां पे टेंजेंट बनाया, तो ये टेंजेंट जो है तो क्या बना रहा है, ये दिस इज मेकिंग θ2 एंगल। तो दो अलग अलग पॉइंट पे बच्चों, दो अलग अलग पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो अलग अलग एंगल बना रहा है, मतलब अलग अलग पॉइंट पे जो स्लोप है वो क्या है डिफरेंट है। यहां का स्लोप अलग है, यहां का स्लोप अलग है, और तुम पोजीशन टाइम ग्राफ हो, तुम्हारा जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है, और दो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्लोप आ रहा है, मतलब दो अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है डिफरेंट है। समझ में आ रहा है ना बच्चों, मतलब यहां का वेलोसिटी अलग होगा, यहां का वेलोसिटी अलग होगा। तो सबसे पहला पॉइंट स्लोप क्या है, स्लोप इज नॉट कांस्टेंट, स्लोप इज नॉट कांस्टेंट, या फिर आप बोल सकते हैं स्लोप इज वेरिएबल। दूसरा पॉइंट स्लोप क्या देता है, स्लोप देता है वेलोसिटी। किसका स्लोप, तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है वेलोसिटी, और स्लोप तुम कांस्टेंट नहीं हो, स्लोप तुम वेलोसिटी दे रहे हो, तुम दोनों को हम कंबाइन कर देंगे तो अपने को मिलेगा बच्चों कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इक्वल्स टू, वेलोसिटी इक्वल्स टू वेरिएबल। यहां पे वेलोसिटी क्या हो गया बच्चों, वेरिएबल हो गया। बहुत बढ़िया। अब बच्चों अगर वेलोसिटी वेरिएबल है, मतलब वेलोसिटी चेंज कर रहा है, और वेलोसिटी किसके कारण चेंज करता है, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन के कारण चेंज करता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, तो हाँ यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन इक्वल्स टू प्रेजेंट। और कोई फर्क नहीं पड़ता है किस तरह का एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, अगर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है तो मोशन क्या होगा, मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो यहाँ पे और क्या बोलेंगे, मोशन इक्वल्स टू नॉन यूनिफॉर्म,
मोशन क्या होगा बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है ना, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसका मैथमेटिक्स वे में देखना चाहते हैं तो चलिए देखते हैं। कैसा ग्राफ है, सेकेंड डिग्री कर्व है। किसके किसके बीच का सेकेंड डिग्री कर्व है, तो पोजीशन और टाइम यानी एक्स और टी के बीच का। चलिए एक्स और टी के बीच का कोई भी एक सेकेंड डिग्री कर्व हम लेते हैं। कोई भी सेकेंड डिग्री कर्व का इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3t² + 9t + 2। ये एक सेकेंड डिग्री कर्व है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। चलिए अगर पोजीशन ऐसा है तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी होगा dx/dt। तुम्हारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, d3t² + dt + d9t/dt + d2/dt। ओके ना बच्चों, अब 3 तुम बाहर आ जाओ, dt² + 9 बाहर आ जाओ, dt/dt, और तुम तो कांस्टेंट हो तो तुम्हारा डिफरेंशिएशन होगा 0। ओके बच्चों, तो अब देखिए कितना होगा, 3 × x⁻n n x⁻n-1 t² का कितना हो जाएगा, 2t + 9 × dt/dt 1 + 0 कितना हो जाएगा, 6t + 9। अब वेलोसिटी का बच्चों अपना ऐसा रिलेशन आ रहा है, वेलोसिटी का ऐसा रिलेशन आ रहा है। क्या ये वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल। t = 0 पे वेलोसिटी 9, t = 1 पे वेलोसिटी 15, t = 2 पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 12 + 9 21, t = 3 पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 18 + 9 27। ठीक है ना, यानी अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी का वैल्यू अलग अलग है। मतलब वेलोसिटी तुम क्या हो, वेलोसिटी तुम वेरिएबल हो, वेलोसिटी तुम वेरिएबल हो। कहीं पे भी कर्व मिल जाए आपको, पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा मिल जाए, मतलब आप समझ लीजिए वेलोसिटी तुम क्या हो, वेलोसिटी तुम वेरिएबल हो। ठीक है ना, तो ये हो गई बात बच्चों वेलोसिटी की। एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अगर बच्चों यहाँ पे एक्सेलरेशन की हम बात करेंगे तो देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चलिए वर्क करते हैं, d/dt v कितना है, तो v बच्चों है 6t + 9, 6t + 9। ब्रेक करते हैं, 6 बाहर आ गया, dt/dt + d9/dt। तुम तो कांस्टेंट हो, 0 हो गए, और तुम कितना हो गए, 6। मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों, 6 आ रहा है। और एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन को हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल्स टू कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट, आपको ध्यान रखना है, आप चेक कर लीजिएगा कि क्वेश्चन में आपको ग्राफ के साथ ऐसा दिया हुआ है क्या कि ये एक क्वाड्रेटिक ग्राफ है या एक क्यूबिक ग्राफ या एक सेकेंड डिग्री ग्राफ है। अगर ग्राफ में ऐसा लिखा हुआ है कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक ग्राफ और दिस इज अ सेकेंड डिग्री ग्राफ, तभी आप लिखिएगा कि एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। अदरवाइज आप देख करके किसी ग्राफ को नहीं बोल सकते हैं कि दिस इज अ क्यूबिक ग्राफ और दिस इज अ क्वाड्रेटिक ग्राफ। हाँ, अगर दोनों ग्राफ एक साथ दिया हुआ है और आपको पूछ रहा है उसमें से क्यूबिक और क्वाड्रेटिक कौन है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर सिंगल ग्राफ आपको दिया हुआ है, आपको बस इतना ही, बस ग्राफ ऐसा ही दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो कि वेरिएबल होगा, तो हम बस इतना ही बोल सकते हैं क्या कि एक्सेलरेशन होगा। क्यों, क्योंकि ये कर्व है, एक्सेलरेशन होगा। लेकिन कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा ये हम नहीं बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि अपने को मालूम नहीं है कि कौन से डिग्री का ये कर्व है। अगर ये सेकेंड डिग्री कर्व है तब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, अगर ये थर्ड डिग्री कर्व होगा तो अभी हम अगला कर्व थर्ड डिग्री वाला करेंगे तो आपको मालूम चलेगा एक्सेलरेशन वहां पे क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पे अगर कंफर्म लिखा हुआ है कि ये सेकेंड डिग्री कर्व है तभी हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो इस वाले पॉइंट के साथ आप मत जाइएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे यानी इस वाले लाइन का स्लोप ज्यादा है कि इस वाले लाइन का स्लोप ज्यादा है, तो बहुत आसान है आइडेंटिफाई करना। जिस भी लाइन पे चढ़ना मुश्किल होगा उस लाइन का स्लोप ज्यादा होगा। जिस लाइन पे चढ़ना मुश्किल होगा उस लाइन पे स्लोप ज्यादा होगा। ये देखो कितना आसानी से स्मूथली जा रहा है, हम इस पे आराम से दौड़ सकते हैं। क्या हम इस पे दौड़ सकते हैं, यहां से धड़ाम से गिर जाएंगे नीचे। ठीक है ना, इस वाले लाइन पे चलना क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। यानी ये वाला लाइन जो है इसका स्लोप क्या है, ज्यादा है। दूसरा तरीका, जिसका एंगल विथ हॉरिजॉन्टल ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा। ये वाला एंगल ज्यादा है इस वाले एंगल से, इसलिए वाला स्लोप क्या है, ज्यादा है। तीसरा तरीका, जो सेम हाइट जाने के लिए
कम डिस्टेंस लेगा हॉरिजॉन्टली उसका स्लोप ज्यादा होगा। तो इसने यहां से यहां तक का डिस्टेंस लिया है, जबकि इसने बस यहां से यहां तक का डिस्टेंस लिया है, तो इसका स्लोप क्या है, ज्यादा है। मतलब अपने को क्लियर है बच्चों कि इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कम है। ठीक है, तो यहां का स्लोप ज्यादा है, यहां का स्लोप अगर m2 है, यहां का स्लोप अगर m1 है, तो m2 इज ग्रेटर देन m1। ठीक है बच्चों, अब m2 अगर m1 से ज्यादा है, अगर m2 m1 से ज्यादा है, तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, m मतलब स्लोप, स्लोप मतलब वेलोसिटी, और वेलोसिटी अगर स्लोप वेलोसिटी दे रहा है तो m2 यानी यहां का वेलोसिटी, यहां का वेलोसिटी, यहां का वेलोसिटी से क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर यहां का वेलोसिटी बच्चों v2 है, यहां का वेलोसिटी अगर v1 है, तो क्लियर है कि v2 विल बी ग्रेटर देन v1। v2 का वैल्यू क्या होगा, v1 से ज्यादा होगा, यानी बॉडी क्या कर रहा है, स्पीड अप हो रहा है, बॉडी क्या कर रहा है, स्पीड अप हो रहा है। यानी एक और पॉइंट हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो होगा दैट विल बी पॉजिटिव एक्सेलरेशन। कैसा एक्सेलरेशन होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो इस वाले ग्राफ को स्टडी करके एक और पॉइंट हम क्या बोलेंगे कि एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एकदम बेसिक बातें हैं, बहुत अच्छे से ध्यान से सीखिए। जितना ही स्ट्रॉन्ग आपका फाउंडेशन होगा ना, बेसिक्स जितना ही अच्छे होंगे ना, आगे आप उतना ही अच्छे से और स्पीड में वर्क करना चालू कर दीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, किसी भी सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, आप फिजिक्स पढ़िए, मैथ्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, बायोलॉजी पढ़िए, आपको 2 साल के लिए पढ़ना है, और छोटा मोटा टर्म नहीं है, बहुत ज्यादा चीजें आपको पढ़नी है। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट अगर आपके अंदर डेवलप नहीं हो पाया ना बच्चों, आप पढ़ना चालू किए और आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाया ना, तो बोझ बन जाएगा आपके लिए। और इंटरेस्ट डेवलप हो गया ना, तो यूं उड़ा दीजिएगा उसको हवा में। ठीक है, तो अपने को इंटरेस्ट डेवलप करना ही होगा, आपको इंटरेस्ट डेवलप करना ही होगा स्टडी में। और इंटरेस्ट डेवलप करने का एक ही तरीका है, शुरुआत का 2-3 चैप्टर जो है ना, उसको मन लगा के पढ़ दीजिए। एक बार आप मोशन के क्वेश्चन को आपको सोल्व करने में मजा आने लगा, एक बार न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आपको फीलिंग आने लगी कि फोर्स किधर से लग रहा है, एक्सेलरेशन किधर जा रहा है, पुली में इधर, मतलब एक बार आपको फील आने लगा ना क्वेश्चन में, तो अपने आप इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। और एक बार इंटरेस्ट डेवलप हो गया ना, देन यू डोंट नो एनी फर्दर मोटिवेशन, किसी भी फर्दर मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आपको अपने अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो गया, आप खुद ब खुद उस चैप्टर्स को अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो थोड़ा स्लो भी मैं चल रहा हूँ, बेसिक्स जब मैं पढ़ा रहा हूं तो बहुत स्लोली चल रहा हूं। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आपको बता रहा हूं ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। पढ़ते रहिए मन लगा के, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।